हमारी फर्स्ट क्लास में हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा। इस क्लास में हम प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे और पर्टिकुलरली प्लैनेट्स की जो सिग्निफिकेशंस हैं यानी कि उनके जो कारक तत्व हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लैनेट्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स को क्या कहा गया है। तो इनके बारे में कहा गया है कि ग्रह वो है जो प्रभाव डालता है, वन दैट इन्फ्लुएंसेस। तो इस बात को हमेशा आपने समझना है और इस बात को हमेशा याद रखना है कि प्लैनेट्स किसी पर्टिकुलर तरह का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर डालते हैं और उसके लिए सबसे पहला जो पार्ट है वो अपने कारक तत्वों से इन्फ्लुएंसेस डालते हैं। और ये कारक तत्व जो ग्रहों के हैं, जो सिग्निफिकेशंस हैं, ये फिक्स हैं, ये हर किसी के लिए सेम रहते हैं, जिसे हम इस क्लास में अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य से शुरुआत करेंगे। सन को आत्मा का कारक लिया गया है, इसे पिता का कारक भी लिया गया है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, कोई भी लोग जो बहुत हायर अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर हैं, उन सबको सन ही सिग्निफाई करता है, गवर्नमेंट को सन सिग्निफाई करता है। अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स की बात करें तो हमारा हार्ट, हमारी बोन्स और हमारा स्टमक, इन सबको भी सन ही सिग्निफाई करता है। इसके अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो यहाँ पर पर्सन का अहंकार, उसका ईगो आ जाता है। जिस भी पर्सन के अंदर आपको बहुत ईगो रिलेटेड इश्यूज दिखेंगे, वहाँ उसकी पर्सनैलिटी पर आपको बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं सन जो है वो नेगेटिव कंडीशन में दिखेगा और वैसे ही ट्रेट्स आपको उसकी पर्सनैलिटी में दिखेंगे। और अगर हम सन के ओवरऑल जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनको एक कैटेगराइज करें कि किस तरह का प्रभाव हम पर आता है, तो ये एक माइल्ड मेलेफिक कैटेगरी में है। यानी कि नेचुरली इसका जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा हार्श है, थोड़ा क्रूअल है, लेकिन बुरा नहीं है, नेगेटिव वे में नहीं है। इसको अगर एक एग्जांपल से समझें तो जैसा कि हमने देखा कि सूर्य पिता का कारक है, तो अगर किसी भी पर्सन की लाइफ में सबसे पहली अथॉरिटी जो भी पर्सन रहता है वो उसका फादर रहता है। तो फादर अगर उसको डांटता है, अगर उसको कंट्रोल करता है या उसको किसी भी तरह की अथॉरिटी उसके ऊपर अपनी रखता है, तो वो कहीं ना कहीं, चाहे उस पर्सन को वो चीज़ बहुत बार इरिटेटिंग लग सकती है या उसको थोड़ा कहीं ना कहीं उस चीज़ से दिक्कत महसूस हो सकती है, बट अल्टीमेटली वो उसकी भलाई के लिए ही होता है। तो यहाँ पर इसका जो इन्फ्लुएंस है वो नेगेटिव नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि नैसर्गिक अशुभ नहीं है ये ग्रह, इसका जो प्रभाव है एक माइल्ड मेलेफिक कैटेगरी में इसको हम लेते हैं। और सूर्य के जो कारक तत्व हैं इसमें नेम, फेम, स्टेटस की जब भी बात आएगी तो वहाँ पर भी कोई पर्सन कितना अच्छा नेम, फेम, स्टेटस पा सकता है, वहाँ पर प्लैनेट्स में अगर हम बात करें तो सन का ही रोल देखा जाएगा। नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है चंद्रमा यानी कि मून। तो मून हमारे मन को सिग्निफाई करता है, हमारे मन का कारक है, इमोशंस का कारक है। तो जब भी बात किसी पर्सन के इमोशंस से जुड़ी हुई आएगी या उसके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई आएगी, तो वहाँ पर हम मून की कंडीशन को ज़रूर देखेंगे। और अगर रिलेशंस की बात करें तो वहाँ पर मून मदर का कारक है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में मदर के बारे में कुछ जानना है या कुछ वहाँ से हमने समझना है इवेंट्स को लेकर, तो वहाँ पर हमें मून की कंडीशन को देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मून क्योंकि सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है और हमारा जो मन है उससे ज़्यादा तेज़ चलने वाली चीज़ भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इसीलिए मून को मन से जोड़ा गया। और मून को
ट्रैवलिंग से भी जोड़ा गया। तो जितने भी काम ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं या हम किसी भी तरह की ट्रैवलिंग करते हैं, तो उन इवेंट्स को या उस तरह की एक्टिविटीज़ को भी मून ही सिग्निफाई करता है। फूड रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या फूड है, उसे भी मून सिग्निफाई करता है। लिक्विड जो भी चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, इन सबको भी मून ही सिग्निफाई करता है। तो जब भी हमें इस चीज़ को स्टडी करना है कि इमोशनली पर्सन सबसे ज़्यादा कहाँ कनेक्टेड रहेगा और इमोशनली पर्सन कितना बैलेंस्ड रह पाएगा अपनी ज़िंदगी में या नहीं रह पाएगा, उसकी इमोशनल साइड को लेकर जब भी कोई बात आएगी तो हम मून को ही स्टडी करेंगे। अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स की बात करें तो बॉडी पार्ट्स में मून चेस्ट को सिग्निफाई करता है। चंद्रमा चेंजेस का, बदलाव का भी कारक है। तो लाइफ के किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको बहुत सारे बदलाव होते दिखे हैं, फ्रीक्वेंटली बहुत सारे चेंजेस ऐसे दिखे हैं जो अनयूजुअल हैं या नॉर्मल से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आपको मून का इन्फ्लुएंस भी दिखेगा। और मून की इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस डायरेक्टली हमारे ऊपर अगर हम देखें तो वो हमारे इमोशंस के थ्रू ही चैनल करते हैं। अगर कोई प्लैनेट, जिस तरह से आप आगे अभी पढ़ेंगे, हर प्लैनेट का कुछ पर्टिकुलर तरह का इन्फ्लुएंस है, और वो जो इन्फ्लुएंस है वो हमारी साइकोलॉजी, हमारे इमोशंस के थ्रू ही सबसे पहले हमारे में चैनल करता है, और उसी के बेस पर हम अपनी लाइफ में अपने जो भी कर्म हैं वो करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो मून की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर प्लैनेट की बात करें तो हम मंगल की बात करेंगे, यानी कि मार्स। तो मार्स के लिए देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट मार्स सिग्निफाई करता है आपके करेज को, आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को। मंगल प्रोटेक्शन या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें भी मंगल ही सिग्निफाई करता है। अगर रिलेशंस की बात करें तो जो छोटे भाई बहन हैं, यंगर सिबलिंग्स हैं, उन्हें मंगल सिग्निफाई करता है। फायर का कारक भी मंगल है, तो कोई भी इंसिडेंस अगर फायर रिलेटेड होता है तो वहाँ पर मार्स का रोल उस टाइम पीरियड पर, अगर आप दशा अंतर्दशाएँ देखेंगे जिन्हें हम आगे स्टडी करेंगे, तो वो ज़रूर आपको दिखेगा। और मंगल एक यूथफुलनेस को भी शो करता है, यानी कि कोई पर्सन अगर आपको अपनी एक्चुअल एज से बहुत कम उम्र का दिखता है तो उसकी पर्सनैलिटी पर आपको मंगल का प्रभाव ज़रूर दिखेगा। और मंगल एक्टिवनेस, बहुत एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, बहुत एक्टिव पर्सनैलिटी, और जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं लाइक एक्सरसाइज, जिमिंग या स्पोर्ट्स, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर हमारी बॉडी की एनर्जी यूटिलाइज होती है, वो सारी चीज़ें मंगल से ही जुड़ी हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा का भी कारक है। किसी भी तरह की ऊर्जा, और हमारे शरीर में भी जो ऊर्जा है किसी भी तरह की जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसे करने के लिए। इसके अलावा मार्स एंगर इश्यूज, इरिटेशन, एंजाइटी, जो भी चोट लगती है या फिर बॉडी पे कोई कट लगता है या किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है, तो उन सभी चीज़ों को भी मार्स ही सिग्निफाई करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है समझने वाली, क्योंकि मंगल हमारे शरीर की ऊर्जा का कारक है। तो हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है साइंस में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ऊर्जा किसी ना किसी फॉर्म में हमेशा ट्रांसफॉर्म होने के लिए रहती है। तो क्योंकि हर किसी के शरीर में ऊर्जा तो है, अब क्या होता है कि कोई पर्सन जिसकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी की बहुत कमी है, जो बहुत इनएक्टिव रहता है, तो मार्स उसके बर्थ चार्ट में जिस भी लाइफ के उसके एरिया को इन्फ्लुएंस करता दिखा रहा होगा, उस पर्सन की लाइफ का जो वो पर्टिकुलर एरिया है वो पूरी तरह से प्रॉब्लम में आ जाएगा। और वहाँ पर प्रॉब्लम्स कैसी आएंगी कि पर्सन अपने एंगर इश्यूज, इरिटेशन या उन सब चीज़ों की वजह से लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब चीज़ों में आ जाएगा। तो इसीलिए मंगल
एंगर इश्यूज, लड़ाई झगड़े या कोर्ट कचहरी तक जो केसेस जाते हैं उनका भी कारक है। मंगल लोन्स का कारक है, तो अगर कोई भी बात लोन रिलेटेड हो रही है, कर्जा या तो कर्जा देना या लेना, उस तरह की चीज़ें भी वो मार्स के ही सिग्निफिकेशन में आ जाती है। इसके अलावा मार्स लैंड्स का कारक है, भूमि का कारक है, तो लैंड्स, प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट रिलेटेड जहाँ पर बात आएगी वहाँ पर भी मंगल का ही रोल रहेगा। और जिस तरह से हमने देखा कि इसकी कुछ पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। जहाँ पर इसके इन्फ्लुएंस पॉजिटिव होंगे वहाँ पर पर्सन एक पॉजिटिव वे में किसी का बचाव करने के लिए आगे आएगा, और जहाँ पर इसके प्रभाव नेगेटिव आ रहे हैं वहाँ पे इंसान की जो नेचर है वो कहीं ना कहीं उलझने की, लड़ाई झगड़ा, वो सब उस तरह की रहेगी। तो आगे जब हम बर्थ चार्ट किस तरह से पढ़ते हैं कुंडली, उसमें हम किस तरह से इनके इन्फ्लुएंस को समझते हैं कि किसी पर्सन के लाइफ के किस एरिया पर प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो हम आगे की आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये सब जो सिग्निफिकेशंस हैं प्लैनेट की, इन्हें ज़रूर समझना है, इन्हें याद करना है, ताकि आगे चल के आप बहुत अच्छे तरीके से इन्हें रिलेट कर पाएँ जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। नेक्स्ट प्लैनेट है मरकरी यानी कि बुध। तो बुध जो ग्रह है ये हमारी इंटेलिजेंस को सिग्निफाई करता है, यानी कि हमारी जो भी ओवरऑल हमारी बुद्धि कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से हमारी सूझबूझ काम करती है, हमारी जो नॉलेज या जो भी एजुकेशन हम लेते हैं, तो हमारी जो बेसिकली लाइफ में जो भी एजुकेशन रहती है, जैसे कि कोई पर्सन कहता है कि मुझे अपनी लाइफ में किस चीज़ से रिलेटेड एजुकेशन लेनी चाहिए या फिर किस तरह की एजुकेशन पर्सन लेगा, तो एजुकेशन रिलेटेड कोई भी बात आएगी तो वहाँ पर मरकरी का रोल आएगा। बिजनेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी मरकरी ही सिग्निफाई करता है। और मरकरी सिग्निफाई करता है हमारे ब्रेन को, हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ को, हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को, ठीक है, हमारे कंधे, हमारी बाजू और हमारे जो हाथ हैं इन्हें भी मरकरी ही सिग्निफाई करता है। इसके अलावा मरकरी क्रिएटिविटी को शो करता है, तो एक ऐसा नेचर जहाँ पे पर्सन बहुत फन लविंग, क्रिएटिव या आर्टिस्टिक टैलेंट से भरा हो, तो वो उस तरह के प्रभाव भी मरकरी से ही आते हैं। मरकरी बच्चों का कारक है और बचपने का भी कारक है। बहुत बार आपने देखा होगा कई लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो एक, उसमें एक बचपना सा बहुत झलकता है, तो वहाँ पर भी आपको मरकरी का ही इन्फ्लुएंस उनकी पर्सनैलिटी पर दिखेगा उनके बर्थ चार्ट में। मरकरी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जितने भी काम हैं जहाँ पर आपके पेपर वर्क आ जाता है, तो वो भी सारे मरकरी के भी अंडर आ जाते हैं। ट्रेडिंग को भी मरकरी सिग्निफाई करता है। अकाउंट्स या अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस हैं या जो भी काम हैं, जैसे कि अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो सारी चीज़ें भी मरकरी सिग्निफाई करता है। मैथमेटिक्स, तो ये सारे जो कारक तत्व हैं ये मरकरी के हैं। पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, तो या तो आप खुद से पढ़ रहे हो, कुछ भी लर्निंग कर रहे हो, अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी मरकरी से रिलेटेड हैं, या आप किसी को टीच कर रहे हैं, तो वो जो एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आपकी मरकरी के ही सिग्निफिकेशंस के अंडर आ जाती है। नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है जुपिटर यानी कि गुरु। तो जुपिटर कारक है विजडम का, धर्म का। यहाँ पर धर्म का मतलब है कि किसी भी कर्म को करने से पहले सही गलत के फ़र्क को ध्यान में रखकर करना, वो एक राइचियसनेस जो है उसे जुपिटर सिग्निफाई करता है। और जैसा कि जुपिटर को गुरु कहा जाता है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके लिए एक गुरु की तरह है, आपको गाइड करता है, आपको सही गलत का फ़र्क दिखाता है, उन्हें जुपिटर ही सिग्निफाई करता है। जुपिटर भगवान की एक कृपा, एक
डिवाइन ग्रेस को भी सिग्निफाई करता है। तो बहुत बार आप बर्थ चार्ट जब आगे चल के स्टडी करेंगे, आप देखेंगे कि जहाँ पर जुपिटर बहुत अच्छी कंडीशन में है और उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ ईश्वर की कृपा या एक लक फैक्टर हमेशा रहता है, जो बहुत बुरे से बुरी कंडीशन में भी उसका साथ देता है। तो मरकरी और जुपिटर में एक डिफरेंस भी है कि मरकरी आपकी एजुकेशन है, जो भी आप अपनी लाइफ में स्किल्स लेते हैं, जो भी आप अपने स्किल्स डेवलप करते हैं या फिर आप जो भी पढ़ाई करते हैं। लेकिन जुपिटर, जैसा कि हमने कहा कि ये विजडम को सिग्निफाई करता है, तो विजडम क्या है कि अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद, बहुत कुछ पढ़ने के बाद एक ऐसा लेवल जब आपके अंदर आता है जहाँ पर आपके अंदर वो एक समझदारी आती है चीज़ों को लेकर, तो उसे जुपिटर सिग्निफाई करता है। क्योंकि हो सकता है कि कोई इंसान, उसके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, जिसे हम मरकरी से देख रहे हैं, उसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, हाई से हाई एजुकेशन ली है, बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है। लेकिन एक जो वो समझदारी वाली बात होती है कि ज़िंदगी में कहाँ पर किसी चीज़ को अप्लाई करना भी है या नहीं करना है, तो वो जो एक विजडम है उसे जुपिटर सिग्निफाई करता है। हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो हमारे लीवर को जुपिटर सिग्निफाई करता है, स्प्लीन को जुपिटर सिग्निफाई करता है। तो जब भी आप कहीं देखेंगे कि आगे चल के कि कोई पर्सन अगर लीवर रिलेटेड इश्यूज से सफ़र कर रहा है, तो वहाँ पर जुपिटर का रोल ज़रूर रहता है। जुपिटर लक और प्रोस्पेरिटी को भी सिग्निफाई करता है, लाइफ में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ और एक भगवान की कृपा से, एक भगवान के आशीर्वाद से चीज़ों का हमेशा कहीं ना कहीं आपका उस ईश्वरी कृपा से आपके काम बनते रहना, उन सब चीज़ों को भी सिग्निफाई करता है। और जुपिटर कारक है संतति का, यानी कि प्रोजेनी का। तो जब भी बात आएगी चाइल्ड बर्थ की, ठीक है, तो किसी की एबिलिटी उसके लिए कितनी अच्छी है या नहीं है, वहाँ पर जुपिटर किस कंडीशन में है, उस बात पर ये डिपेंड करेगा। तो जब भी चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं या कोई भी बात आती है, तो वहाँ पर जुपिटर को ज़रूर स्टडी किया जाता है। और यही वो प्लैनेट है जिसकी कंडीशन ये बताती है कि कोई इंसान कितना राइचियस होगा, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने जो कर्म करेगा, वो करने से पहले कितना सही गलत का फ़र्क करेगा भी या नहीं करेगा, और उसके अंदर क्या विजडम होगा, क्या वो समझदारी होगी या नहीं। और हायर नॉलेज जो है उसे भी जुपिटर सिग्निफाई करता है। जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी जुपिटर ही सिग्निफाई करता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेशंस हैं जुपिटर के जो हमने अभी किए। हम आगे चल के हर प्लैनेट पर एक एक करके भी वीडियो बनाएंगे, जिसमें इंडिविजुअली हम एक ही प्लैनेट पर पूरी बात करेंगे, क्योंकि हर एक प्लैनेट जिन भी चीज़ों को सिग्निफाई करता है और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ में, किस तरह से हम उन्हें देखते हैं, समझते हैं हमारी ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों पर, वो बहुत वास्ट है। उसे एक वीडियो में सबको कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उसे हम अलग से आगे चल के एक एक जो प्लैनेट है हम सेपरेटली उस पर वीडियोस बनाएंगे, और उसकी सारी चीज़ें जब कवर हो जाएंगी आने वाली वीडियोस में, तो हम इंडिविजुअली एक एक प्लैनेट पर फोकस करेंगे और उसे समझेंगे। अभी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो इन प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप ज़रूर समझिए। तो नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस। वीनस सिग्निफाई करता है मैरिज को। ये एक कॉमन कारक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों के लिए शादी का कारक शुक्र है। जो फिजिकल रिलेशंस हैं उनका कारक भी शुक्र है। अगर स्पर्म की बात करें तो उसे भी वीनस ही सिग्निफाई करता है, और आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उन्हें भी वीनस सिग्निफाई करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी वीनस ही सिग्निफाई करता है। और वीनस के जो इन्फ्लुएंस हैं वो म्यूज़िकल इंटरेस्ट को भी दिखाता है, क्योंकि
ये म्यूज़िक का भी सिग्निफिकेटर है। तो जिस पर्सन की पर्सनैलिटी पर आपको वीनस का इन्फ्लुएंस दिखेगा, उसका इंटरेस्ट या तो म्यूज़िक के ऊपर होगा या फिर वो कहीं ना कहीं म्यूज़िक से वो पर्सन जुड़ा होगा। और इसी तरह से अगर वीनस का इन्फ्लुएंस पर्सन के करियर पर होगा तो वहाँ पर भी वो म्यूज़िक में अपना करियर बना सकता है या ज़रूर वो इन्वॉल्व होगा उसके प्रोफेशन में। तो पोइट्री रिलेटेड जो टैलेंट है वो भी वीनस के ही इन्फ्लुएंस की वजह से आता है। वीनस को अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स में देखें तो वीनस हमारे थ्रोट और किडनीज को सिग्निफाई करता है। और डिजीज़ में जो डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या किडनीज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, थ्रोट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये वीनस से ही जुड़े हैं। अगर रिलेशंस में बात करें तो मेल्स के लिए उनकी जो वाइफ का कारक है वो वीनस है, और वीनस फीमेल्स का भी कारक है। और शुक्र किसी भी चीज़ की फिल्ट्रेशन या फिर रिफाइनमेंट को दिखाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि मरकरी तो आपकी लर्निंग एक्टिविटीज़, जो भी आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, याद कर रहे हो, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर उन चीज़ों को दिखाता है। उसके बाद जो एक विजडम पर्सन के अंदर आता है उसे जुपिटर सिग्निफाई करता है। लेकिन उन सारी चीज़ों का जो निचोड़ है, जो बिल्कुल बारीकी के साथ जो फिल्टर्ड नॉलेज है, उसे वीनस सिग्निफाई करता है। तो नेक्स्ट प्लैनेट है शनि। तो शनि समय का कारक है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें सैटर्न ही सिग्निफाई करता है। बहुत कंट्रोल्ड और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, बहुत कंट्रोल्ड वे में लाइफ को जीना, एक बहुत रिस्ट्रिक्शंस से भरी हुई लाइफ को जीना, उसे भी सैटर्न ही सिग्निफाई करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कारक है और चीज़ों की स्लो डाउन होने का भी कारक है, यानी कि डिले का। तो लाइफ में जब भी कोई इवेंट डिले हो रहा होता है उसके एक्सपेक्टेड टाइम से, तो वहाँ पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस ज़रूर दिखता है जब आप बर्थ चार्ट को स्टडी करते हैं। पेशेंस का कारक भी सैटर्न है और शनि कर्म का कारक है। तो ओवरऑल ज़िंदगी के आपके जितने भी कर्म हैं उनको सैटर्न ही सिग्निफाई करता है। शनि दुख, दर्द, पीड़ा, पेन, सफरिंग, सोरो, इन सब चीज़ों का भी कारक है, जो कि बहुत कॉमनली हर किसी ने सुना ही होता है। लेकिन देखो, किसी भी प्लैनेट को एक टैग लगा देना कि वो बुरा है या अच्छा है, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आप जैसा कि पढ़ते आ रहे हो, हर प्लैनेट की कुछ पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस भी हैं तो कुछ बुरी भी हैं। अब शनि बहुत ही कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड लाइफ को दिखाता है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को दिखाता है और पेशेंस को भी दिखाता है। तो सिर्फ यही समझना कि वो आपकी ज़िंदगी में किसी इवेंट को बहुत देरी ला रहा है उसके होने में, जैसे कि चाइल्ड बर्थ है तो बच्चा होने में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है, या फिर शादी होने में, ऐसा कोई इवेंट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम निकल गया है, उस चीज़ के एक्सपेक्टेड टाइम से वो बहुत डिले हो रहा है, तो वहाँ पर बजाय सिर्फ यही समझने के कि ये कोई शनि आपसे दुश्मनी कर रहा है, वहाँ पर ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि शनि धैर्य का कारक है, पेशेंस का कारक है। हो सकता है कि वहाँ पर पेशेंस रख लेना ही, उसमें ही भलाई है, जहाँ पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ रहा है, बजाय ये समझने के कि भाई यहाँ पर शनि की वजह से कोई देरी हो रही है तो हम कुछ उपाय करके कुछ अच्छा कर लें। क्योंकि देखिए, उपाय जो है ना, वो कुछ आपको नेचर से ऐसा नहीं लेके दे सकता जिसके लिए आप डेस्टिन्ड हो ही नहीं। अगर किसी चीज़ में देरी लिखी है तो वहाँ पर धैर्य रख लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जान के कि कितना समय उस चीज़ में लगेगा। क्योंकि देखो, शनि धैर्य का भी कारक है और देरी का भी कारक है, और यही दुख, दर्द और पीड़ा का भी कारक है। तो अगर मान लो आपने कुछ ऐसा करके किसी चीज़ को समय से पहले ले भी लिया, तो वहाँ पर शनि के कारक तत्व पीछा तो छोड़ेंगे नहीं, जहाँ पर इन्फ्लुएंस उसके आ रहे हैं। तो हो सकता है जिस चीज़ को आपने
पा तो लिया, आपको उस चीज़ को लेकर कोई बहुत बड़ा दुख मिल जाए, ऐसी सफरिंग मिले कि फिर आप सोचें, जो मैंने कहा कि ये सोरो और ग्रीफ का भी कारक है, कि फिर आप बाद में इस गिल्ट में रहें कि यार इससे अच्छा तो हम ऐसे ही ठीक थे, ऐसा होता ही ना। तो प्लैनेट्स को कभी भी आपको सिर्फ एक सिंगल वे में नहीं देखना है कि ये प्लैनेट बुरा है, ये प्लैनेट अच्छा है। हाँ, नेचुरली प्लैनेट्स के जो इन्फ्लुएंस हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उन्हें टैग लगा देना सही नहीं है। अब शनि डिटैचमेंट का भी कारक है और स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है। तो बुरा तो ये प्लैनेट उस पर्सन के लिए हुआ जो अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को आज ही चाह रहा है, लेकिन वहाँ पर देरी लिखी है तो वो दुखी हो जाएगा। कोई इंसान मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा जाना चाहता है, लेकिन इन्फ्लुएंस उसके लाइफ के उस एरिया में सैटर्न का है, जो कि डिटैचमेंट को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, तो वहाँ पर उस पर्सन के लिए वो चीज़ बुरी हो गई। लेकिन अपने आप में प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ कुछ बुरा ही लेके नहीं चल रहा है, वो दोनों ही चीज़ें लेके चल रहा है। अब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप किस तरह से चल रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। भलाई इसी में होती है कि जहाँ पर जैसा इन्फ्लुएंस, जैसा प्रभाव वो ईश्वर ने लिखा है, हम उस चीज़ के अकॉर्डिंग खुद को ढाल के चलें। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस की तरफ जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को समझ के, बजाय सिर्फ कि हम कुछ ना कुछ बस हमें तो उपाय बता दें तो वो करके हम ये कर लेंगे या वो कर लेंगे। तो शनि के जो कारक तत्व हैं, इसमें पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट, कंट्रोल, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और शनि पेन, सफरिंग और सोरो का भी कारक है, शनि बीमारी का भी कारक है। अब यहाँ पर भी आप रिलेट करके देख सकते हैं कि जो इंसान बहुत स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड और रूटीन ओरिएंटेड लाइफ जिएगा, वहाँ पर बीमारी का होना ना के बराबर हो जाएगा। और जहाँ पर वो शनि की जो पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस हैं उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएगा, जहाँ लाना चाहिए, कुंडली में दिख रहा है, वहाँ पर उसको दुख, दर्द, पीड़ा, वो सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो ये अप्लाई किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम समझते हैं कुंडली में, किस तरह से गाइडेंस निकल के आती है, उसे हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन आप इन चीज़ों को, ग्रहों को इस तरह से समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, हाँ, नेचुरली कोई प्लैनेट, उसका इन्फ्लुएंस कैसा है, उसे कैटेगराइज किया गया है। अब जैसे शनि है तो इसे नैसर्गिक अशुभ ग्रह कहा गया है। ठीक है, तो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है। और इसके अलावा इस प्लैनेट की और अगर हम पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस की बात करें, क्योंकि नेगेटिव तो भर भर के हर किसी ने सुना ही होता है शनि के बारे में, तो शनि मासिस का कारक है, यानी कि किसी इंसान की एबिलिटी अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ लेने की। तो जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं जिनकी रैली में हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, तो उन्हें भी ऐसा जो इन्फ्लुएंस है किसी पर्सन के ऊपर, वो भी सैटर्न ही सिग्निफाई करता है। और सैटर्न कनिंगनेस, क्लेवरनेस और डिप्लोमेसी, चालाकी, इन सब चीज़ों का भी कारक है। तो जहाँ पर प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस आ रहे हैं, वहाँ पर उसके कारक तत्वों के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना ही सबसे अच्छा उपाय रहता है। तो ग्रहों को इसी तरह से आप समझिए, उनको सिर्फ और सिर्फ टैग नहीं लगाना है कि ये बुरा है तो ये बुरा ही है, ये अच्छा है तो ये अच्छा ही है। क्योंकि आने वाले टाइम में आप ये जानेंगे कि शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की दशाओं में इंसान अपनी लाइफ में कितनी बड़ी सक्सेस को हासिल करता है, और वहीं जो शुभ ग्रह हैं जैसे कि बृहस्पति है या बुध है, तो उन प्लैनेट्स के टाइम पीरियड पर इंसान किस तरह से बहुत ही नेगेटिव चीज़ों से भी गुजर रहा होता है, बहुत नेगेटिव इवेंट से गुजर रहा होता है। तो शनि की सिग्निफिकेशंस में अगर हम रिलेशंस की बात करें, क्योंकि शनि मैच्योर एज को भी दिखाता है, तो परिवार में जो भी लोग बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज के हैं, उन्हें भी सैटर्न सिग्निफाई करता है। आपके जो सर्वेंट्स हैं उन्हें सिग्निफाई करता है, आपके जो नौकर हैं
उन्हें सिग्निफाई करता है। शनि आपकी आयु यानी कि आपकी लॉन्जेविटी, आपकी उम्र कितनी होगी, इस चीज़ का भी सिग्निफिकेटर है। और शनि हार्ड वर्क का भी सिग्निफिकेटर है। तो किसी पर्सन की पर्सनैलिटी पर अगर इन्फ्लुएंस सैटर्न का है तो ऐसा पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिखेगा, ठीक है। और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में अगर बात करें तो जितने भी मजदूर लोग हैं वो भी, उन्हें सैटर्न ही सिग्निफाई करता है। तो इस तरह से बहुत सारी सिग्निफिकेशंस हैं प्लैनेट्स की, जिन्हें हम आगे जाके अकेले अकेले हर प्लैनेट पर, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम वीडियो बनाएंगे और उसकी एप्लीकेशंस, उसकी कुंडली पर कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ों को हम करेंगे। नेक्स्ट प्लैनेट है राहु। तो राहु को समझने के लिए आप ये समझें कि किसी पर्सन की बहुत डीप रूटेड जो डिज़ायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, और बहुत एक्सट्रीम इमोशंस उसके कहाँ जुड़े होंगे, ये राहु ही सिग्निफाई करेगा। और राहु एक्सट्रीमिज्म का कारक है। तो इंसान जिस भी चीज़ को चाहेगा, जिस भी चीज़ की इच्छा उसे होगी, उसके अंदर उस चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाने का जो जुनून है वो रहेगा। और राहु एक ऐसा इन्फ्लुएंस है इसका जो कि अनऑर्थोडॉक्सी को दिखाता है। और इंसान कहीं ना कहीं दुनिया के सारे जो रीति रिवाज या जो कानून हैं या जो परंपराएं बनी हैं, उन सबको तोड़ के आगे निकल जाने की एक ड्राइव पर्सन में रहती है। बहुत एक्सट्रीम अटैचमेंट्स को भी राहु ही सिग्निफाई करता है। इसी वजह से, क्योंकि जहाँ पर इंसान को एक एक्सट्रीम अटैचमेंट्स होंगी, वहीं पर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होंगी। इल्यूजन्स यानी कि भ्रम, उसका भी कारक राहु ही है। इनसिक्योरिटीज़, फियर्स, ये सब चीज़ों को राहु ही सिग्निफाई करता है। क्योंकि किसी इंसान को जितनी ज़्यादा अटैचमेंट किसी चीज़ को पाने की होगी, उसी के लिए उसके अंदर डर भी उतना ही ज़्यादा होगा, और कहीं ना कहीं इल्यूजन्स भी उसके माइंड में उतनी ही ज़्यादा क्रिएट होंगी कि अगर मैंने इस चीज़ को खो दिया तो क्या होगा, अगर ये नहीं मिल पाया मुझे तो क्या होगा। तो वो बहुत सारी इल्यूजन्स उस पर्सन के माइंड में क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो जुनून है किसी चीज़ को किसी भी हद तक जाके पाने का, वो राहु ही शो करता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी कि एक नॉर्मल, एक ट्रेडिशनल वे में किसी चीज़ को लेके जैसे दुनिया सोच रही है, समझ रही है, कहीं ना कहीं उन सब बाउंड्रीज़ को तोड़ के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना किसी चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ों को राहु ही सिग्निफाई करता है। और राहु अननोन चीज़ों का या फिर फॉरेन का भी कारक राहु है। और जो फॉरेनर लोग हैं आपके लिए, या फिर अननोन लोग हैं, या जो स्ट्रेंजर्स हैं आपके लिए, या स्ट्रेंज प्लेसेस हैं, उन्हें भी राहु ही सिग्निफाई करता है। और राहु किसी भी चीज़ को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ा देने का काम करता है। यानी कि वो आपके लाइफ के जिस भी एरिया को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा आपके बर्थ चार्ट में, वहाँ पर वो आपकी अटैचमेंट्स, आपके डिज़ायर्स, आपकी उस ड्राइव को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। और अगर हम रिलेशंस की बात करें तो राहु आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि आपके दादाजी का कारक है। और राहु को समझने के लिए एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इसे शास्त्रों में माया कहा गया है। माया यानी कि इल्यूज़न। तो बहुत बार आप देखेंगे, अगर इसके इन्फ्लुएंस को स्टडी करेंगे, तो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो इन्फ्लुएंस में आ जाने की या बहुत प्रभावित हो जाने की किसी चीज़ से, ऐसी टेंडेंसी को भी राहु ही सिग्निफाई करता है। और पर्सन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है, इस तरह से आगे बढ़ता है। और जब वो बहुत सारी चीज़ों से गुज़र के और फिर उस सारी चीज़ को खो के देखता है, तो वो खुद को वहीं पर पाता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। और उसे ये रियलाइज़ होता है कि यार ये सब तो सिर्फ एक भ्रम था,
जैसा मुझे कोई चीज़ें दिख रही थी या दिखाई जा रही थी, जताई जा रही थी, वैसा तो कुछ था ही नहीं। तो इल्यूजन्स का भी राहु ही कारक है। और किसी पर्सन की पर्सनैलिटी पर अगर आप इसके इन्फ्लुएंस को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्विंग नेचर होगा पर्सन का। अगर हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की बात करें तो बहुत बारीकी से किसी चीज़ पे ध्यान देना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना किसी चीज़ का, तो ऐसे इन्फ्लुएंस को भी राहु ही सिग्निफाई करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे केतु की। तो राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये लूनर नोड्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं ऐसे मैथमेटिकल, क्योंकि राहु और केतु एक शैडोई प्लैनेट्स हैं, यानी कि ये सिर्फ एक पॉइंट्स लिए गए हैं, 2 मैथमेटिकल। कोई एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में प्लैनेट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका जो इन्फ्लुएंस है हमारे लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो नेक्स्ट अगर हम केतु की बात करें तो क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री पर हैं तो इनका इन्फ्लुएंस भी टोटली ऑपोजिट है। अगर केतु के इन्फ्लुएंस की बात करें तो जहाँ राहु बिल्कुल एक्सट्रीम अटैचमेंट्स को दिखा रहा था, किसी चीज़ों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की ड्राइव को दिखा रहा था, वहीं केतु मुक्ति का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, डीलिंक हो जाने का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। तो यहाँ पर जो इंसान के अंदर अर्ज रहती है वो चीज़ों से कटने की रहती है, आइसोलेशन की रहती है, यानी कि इंट्रोवर्टनेस को केतु सिग्निफाई करता है। जहाँ राहु एक एक्सप्रेसिव एनर्जी को दिखाता है, एक एक्सट्रोवर्टनेस को दिखाता है, वहाँ पर केतु का जो प्रभाव है वो इंट्रोवर्टनेस को दिखाता है। और यहाँ पर अगर इंसान की पर्सनैलिटी पर हम देखें तो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो ऐसा रहता है कि इंसान किसी भी बंधन में बंधा हुआ खुद को कभी भी नहीं रख पाएगा। उसकी टेंडेंसी हमेशा डीलिंक हो जाने की रहेगी, यानी कि वो खुद को आइसोलेटेड ज़्यादा अच्छा महसूस करेगा या ऐसे रिश्ते में ज़्यादा अच्छा खुद को कंफर्टेबल फील करेगा जहाँ पर उसको अपनी प्रॉपर स्पेस मिले। तो ये केतु की सिग्निफिकेशंस हैं। योग, साधना, मेडिटेशन, अकल्ट, ये सारी चीज़ें केतु की ही सिग्निफिकेशंस के अंडर आ जाती हैं। तो लाइफ के जिस भी एरिया में हम देखेंगे कि केतु कनेक्ट कर रहा है वहाँ पर इंसान अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत केयरलेसनेस पर्सन में आ जाएगी, लापरवाही आ जाएगी। और अगर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की बात करें तो जहाँ भी केतु इन्फ्लुएंस कर रहा है पर्सन की लाइफ में चीज़ों को, वहाँ पर इंसान को तब तक वो चीज़ें इंसान को मिलेंगी ही नहीं जब तक वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक बेफिक्री नहीं लेकर आता है उन चीज़ों को लेकर। क्योंकि जहाँ राहु इनसिक्योरिटीज़ को दिखाता है, अटैचमेंट्स को दिखाता है, यहाँ पर चीज़ें केतु के केस में जब तक आप पूरी तरह से उस ईश्वर पर नहीं छोड़ के चलेंगे, बिल्कुल एक ऐसा एटीट्यूड नहीं रखेंगे, लेट गो एटीट्यूड नहीं रखेंगे अपने अंदर कि ठीक है यार, अपना काम तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है, जो होगा वो ईश्वर देख लेगा, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। तो एक लेट गो एटीट्यूड जब तक पर्सन नहीं रखता है तब तक वो चीज़ें उसकी लाइफ में या तो इनिशिएट ही नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इनिशिएशन का कारक भी केतु ही है। तो किसी काम का शुरू हो पाना या ना हो पाना, उस चीज़ को भी केतु ही सिग्निफाई करता है। अगर हम रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस में केतु आपके मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि आपके जो नाना जी हैं उन्हें सिग्निफाई करता है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो इंसान तो बहुत स्पिरिचुअल नेचर का है, जिसके अंदर बेफिक्री है, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को भगवान पर छोड़ के चलता है और सिर्फ अपने कर्म पर पूरा फोकस रखता है, या फिर जो इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहता है, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा प्लेनेट है। लेकिन जो पर्सन मटेरियलिस्टिक दुनिया में दुनियादारी में उलझा हुआ है
उसको ये बहुत प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये आपको डीलिंक करने का काम करता है, तो डिटैचमेंट का भी सिग्निफिकेटर है। तो डिटैच होना या किसी से सेपरेट हो जाना, उन सब चीज़ों को भी केतु ही सिग्निफाई करता है। केतु कारक है आयुर्वेद का, मेडिकल साइंस, सर्जरी, रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें भी, ये सारे प्रोफेशंस भी केतु के सिग्निफिकेशंस के अंडर ही आ जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशंस को पढ़ा। तो आप इन सबको लर्न करिए। आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे कि कैसे हम इन्हें बर्थ चार्ट पर स्टडी करेंगे, अप्लाई करेंगे, कैसे वहाँ से हम जानेंगे कि लाइफ के किस एरिया को किस तरह से प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है। विद एग्जांपल्स हम इस चीज़ को समझेंगे। जैसा कि हमने जाना कि प्लैनेट्स अपने प्रभाव हम पर डालते हैं, तो उसका एक पार्ट मैंने अभी आपको कवर करवाया है कि प्लैनेट्स हमारे ऊपर जो प्रभाव डालते हैं वो अपने कारक तत्वों के थ्रू डालते हैं। इसी तरह से आगे और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, जिन्हें हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।